हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। चलिए हम लोग स्पेशल जो बिहार पुलिस का स्पेशल पॉलिटी का क्लास चल रहा है उसका 8वां सेट देखते हैं। देखिए, प्रश्न है ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो आपको पता है कि ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था, शिमला समझौता 1972 को हुआ था और पंचशील समझौता 1954 को हुआ था। चलिए इन तीनों समझौता के बारे में पॉइंट वाइज करके बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी यहाँ पॉइंट्स दिए हैं ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए, तो आप लोग इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लें और इनको याद कर जाएं। देखिए, ताशकंद समझौता जो हुआ था 10 जनवरी 1966 को हुआ था और हुआ कहाँ था, तो सोवियत संघ अर्थात रूस के ताशकंद में हुआ था उस समय, लेकिन वर्तमान में ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए कि हुआ कहाँ था, तो ताशकंद में हुआ था। और इसमें भाग किसने लिया था, तो भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान भाग लिए थे। ये भी आपको याद रखना है। और अगला आपको ये याद रखना है कि सोवियत संघ के प्रतिनिधि इसमें कौन भाग लिया था, तो सोवियत संघ का प्रतिनिधि इसमें कोसिजन भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला हम बताते हैं शिमला समझौता के बारे में। जितने भी यहाँ पॉइंट्स दिए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, शिमला समझौता कब हुआ था, तो 2 जुलाई 1972। और ये किसके बीच हुआ था, तो भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच हुआ था। हुआ कहाँ था, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ था, इस कारण इसका नाम पड़ा था शिमला समझौता। हुआ कब था, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 2 जुलाई 1972 को हुआ था। ठीक है, अगला आपको याद रखना है पंचशील समझौता के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, पंचशील समझौता के बारे में आपको याद यह रखना है कि यह समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को और हुआ कहाँ था, भारत और चीन के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था, ये याद रखना है। और इसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने भाग लिया था, जो कि चीन के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। चीन के क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने चाउ एन लाई ने भाग लिया था और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। पंचशील समझौता में आपको याद रखना है 29 अप्रैल 1954 को हुआ था भारत और चीन के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था। तो आपको पता है कि योजना आयोग को 2014 में समाप्त कर दिया गया था और योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया है। योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को किया गया था। और राष्ट्रीय विकास परिषद या अर्थात एनडीसी की स्थापना कब किया गया था, तो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। चलिए सभी के बारे में पॉइंट वाइज करके बताते हैं, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो योजना आयोग के बारे में बता रहे हैं ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से देख लें, याद कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, योजना आयोग जो है इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, वो पता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनका काम क्या है, आने वाले 5 सालों के लिए योजना बनाना, जिन्हें पंचवर्षीय योजना कहा जाता है, आपको याद रखना है। चलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बताते हैं, उससे पहले और समझिए इसके इसको इसके जगह क्या आया है, तो नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग में नीति का पूरा नाम आपको याद रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है नीति आयोग में नीति का पूरा नाम याद रखना है। योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था, 2014 में। इसकी जगह पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम 1951 से 1956 तक का है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि का विकास। ठीक है, दूसरा पंचवर्षीय योजना का जो समय अंतराल है 56 से 61 है और इसका मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योग की स्थापना। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना को जो है महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है और दूसरा पंचवर्षीय योजना को हैरोल्ड डोमर मॉडल भी कहा जाता है। तो ये आप इतना याद रखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरा पंचवर्षीय योजना याद रखना है। अब तक जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। या कितनी पंचवर्षीय योजना हैं, तो 12 पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, और देखिए बाकी 2 पंचवर्षीय योजना आपको बताए हैं, बाकी ये सारे भी पंचवर्षीय योजना में केवल समय अंतराल आप लोग देख लें। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, अगला जो राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में बताए थे इसके बारे में समझिए। तो देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका काम है कि योजना आयोग जो योजनाएं बनाती थी उसको पास करने का काम होता था। इसके अध्यक्ष भी बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके सदस्य कौन होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए, ये बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के चेयरमैन को नियुक्त कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 316 के तहत। ठीक है, और उसी तरह प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद याद रखना है 75 के तहत। अनुच्छेद 76 के तहत जो है महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं जिसे आप याद रखिएगा। जैसे देखिए, ये प्रश्न पूछा भी था अभी कि संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, लोक सेवा आयोग होगा यहाँ पे। तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद कितने के तहत राष्ट्रपति करते हैं, तो अनुच्छेद 316 के तहत। या कौन करते हैं,
तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 316 के तहत। उसी तरह याद रखना है अनुच्छेद 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 324 के तहत जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 338 के तहत जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, आपको याद रखना है। और भी 2-3 अनुच्छेद बताते हैं जिसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए, और भी याद रखना है, जैसे कि अनुच्छेद 60 के तहत जो है खुद राष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 75 के तहत भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 69 के तहत जो है राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद 124 के तहत जो है मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और अनुच्छेद 217 के तहत आपको याद रखना है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो या हाईकोर्ट के जो जज होते हैं उसकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलवाता है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 99 में वर्णित है। अगला है अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, आपको पता होगा। अनुच्छेद 148 के तहत जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। जितने भी यहाँ पर अनुच्छेद बताए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद कर जाइए, बार बार यहाँ से प्रश्न आते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं। यह रखना है कि लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। चलिए प्राक्कलन समिति के बारे में उन सभी पॉइंट्स को बताते हैं जो बिहार पुलिस में आते हैं। देखिए प्राक्कलन समिति के बारे में याद रखिएगा कि यह स्थायी समिति है और इसका अन्य नाम जो है सतत व्ययिता समिति भी है। इसका मुख्य काम क्या होता है, सरकारी खर्चों में बचत लाने के लिए सुझाव देती है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसके जो कुल सदस्यों की संख्या कितना है, 30 है। और ये भी बार बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी समिति अस्थायी समिति का उदाहरण है, तो याद रखिएगा प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति जो होती है वो अस्थायी समितियाँ होती है, ठीक है। और इसका सदस्यों की संख्या आपको याद रखना है क्योंकि कितने ये बार बार पूछे जाते हैं, 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं, 30 होते हैं। और सदस्यों का चुनाव कहाँ से होता है, केवल लोकसभा से होता है, आपको याद रखना है। इसके सदस्यों का चुनाव कहाँ से होता है, केवल लोकसभा से होता है, जो अभी प्रश्न पूछा भी था, ठीक है। और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ध्यान रखना है। एक और बात याद रखना है कि इसका मंत्री सदस्य नहीं बन सकता, ठीक है, मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता है, आपको ये याद रखना है। देखिए समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष जो होता है किस दल का होता है, तो सत्ताधारी दल का होता है। जो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष होता है वो सत्ताधारी दल का होता है। समिति की स्थापना कब पहली बार किया गया था, तो 1950 में। किसके सिफारिश पे, तो जॉन मथाई के सिफारिश पे किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और क्या यह समिति सरकार के फैसलों पर सवाल उठा सकती है, तो नहीं, केवल खर्चों में सुधार लाने का सलाह दे सकती है, याद रखना है। तो जब आप प्राक्कलन समिति देख लिए तो इसी के साथ आप लोग लोक लेखा समिति भी देख लीजिए क्योंकि ये दोनों से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये कुछ संसदीय समितियां है, यहाँ से प्रश्न आते रहता है। देखिए अगला ध्यान दीजिएगा, समिति का प्रकार जो है लोक लेखा समिति भी अस्थायी समिति है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट आती है उसकी जाँच करना। और ये सरकारी खर्चों का जो है जांच करती है, ये आपको याद रखना है, लोक लेखा समिति। और इसके सदस्यों की संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है कि लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 22 होता है, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता है, लोक लेखा समिति का भी नहीं बन सकता है, और प्राक्कलन समिति का भी सदस्य मंत्री नहीं बन सकता है, आपको याद रखना है। अगला देखिए, सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 1 साल का होता है सदस्यों का कार्यकाल। और समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, लेकिन इस लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष दल का होता है। किस दल का होता है, विपक्ष दल का होता है। और देखिए प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है, बार बार प्रश्न आता है, ये याद रखिएगा, किस समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है, प्राक्कलन और लोक लेखा समिति। इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था 1921 में, ठीक है, इसके स्थापना 1921 में किया गया था, याद रखना है। और ये रिपोर्ट सौंपती है लोकसभा को, ये भी आपको याद रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देख लिए लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को भी अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए, प्रश्न है कि संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। ठीक है। भारत में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में कलकत्ता में किया गया था। भारत में जो पहला हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था वो भी कलकत्ते में हुआ था 1862 में, ये भी आपको याद रखना है। और भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कलकत्ता में ही हुआ था। लेकिन दिल्ली में जो हुआ है उसकी स्थापना हुआ है 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 आपको याद रखना है। और पटना में जो हाईकोर्ट की स्थापना हुआ है वो 3 फरवरी 1916, ये आपको याद रखना है। सारे पॉइंट्स ये जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स। तो संविधान का रक्षक जो है उच्चतम न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिका के 18 विषय का उल्लेख है? तो संविधान की किस अनुसूची में? तो याद रखना है नगर निकाय को जोड़ा गया है 12वीं अनुसूची में, और पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची में। तो नगर निकाय में कुल विषय कितने हैं? 18 विषय हैं। और इसका वर्णन जो है 12वीं अनुसूची में है। और वही पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा तो इसका वर्णन 11वीं अनुसूची में है। पंचायती राज में 29 विषय हैं और नगर निकाय में जो है कुल 18 विषय हैं। चलिए इनके बारे में कुछ पॉइंट्स बताएंगे, ज़्यादा नहीं, उनको देख लेना है। देखिए, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1992 में हुआ था, इसके तहत नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये भी याद रखना है कि नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है, ये याद रखना है। लेकिन इसको लागू किया गया 1 जून 1993, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके तहत जो है संविधान के भाग 9A जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 पी से ZG तक जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। और इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, जैसे अभी पूछा भी था। इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, इसमें कुल विषयों की संख्या 18 है, आपको पता है। और इसके तहत नगर निकाय को 3 नगर पालिका में विभाजित किया गया है। एक है नगर पंचायत, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित करने वाला जो क्षेत्र है उसे नगर पंचायत कहते हैं। इसके प्रमुख अध्यक्ष या सभापति होते हैं, ये आपको याद रखना है। और नगर पालिका परिषद जो होता है, याद रखना है, यह छोटे शहरी क्षेत्र के लिए होता है नगर पालिका परिषद। और इसके प्रमुख जो होते हैं अध्यक्ष और सभापति होते हैं। नगर निगम क्या होता है? बड़ी शहरी क्षेत्रों के लिए जो होता है वो नगर निगम होता है। और इसके प्रमुख को महापौर या मेयर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज जो व्यवस्था है उसमें 29 विषयों की चर्चा की गई है और नगर निकाय में 18 विषय की चर्चा की गई है। देखिए, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। और आपको पता होगा कि नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। ठीक है। तो चलिए नागरिकता से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स देख लेते हैं जो बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में इसका वर्णन है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, आपको पता है। ठीक है। अब देखिए एक एक करके जो हम इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसको बता देते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 5 के तहत कहा गया है कि जो भारत में पैदा हुए हैं, लंबे समय से यहाँ रहते हैं, उनको नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 5 के तहत कहा गया था। अनुच्छेद 6 के तहत यह था कि जो पाकिस्तान छोड़कर भारत आए संविधान बनने से पहले, उनको भी नागरिकता दिया जाएगा, अनुच्छेद 6 के तहत कहा गया था। अनुच्छेद 7 के तहत क्या था? अनुच्छेद 7 के तहत कहा था कि यह था कि जो पाकिस्तान गए हैं और फिर अगर वापस लौट जाते हैं संविधान बनने से पहले, तो उनको भी नागरिकता दिया जाएगा अनुच्छेद 7 के तहत। ठीक है, ये कहा गया था। अनुच्छेद 8 में याद रखिएगा, अनुच्छेद 8 के तहत कहा गया था कि विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन जो काम की तलाश में गए हैं, घूमने गए हैं, उनको दिया जाएगा। ठीक है। विदेशी नागरिकता लेने पर अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये याद रखना है। अनुच्छेद 10 में अनुच्छेद 10 में हमारी नागरिकता सुरक्षित है, इसके बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 10 में हमारी नागरिकता सुरक्षित है, इसके बारे में चर्चा है अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 में सांसद नागरिकता संबंधित कानून बना सकती है, अनुच्छेद 11 में वर्णित है। ठीक है,
कि नागरिकता संबंधित जो है कानून कौन बनाता है, तो सांसद बनाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ध्यान देना है कि इसकी जिम्मेवारी किसे है, तो गृह मंत्रालय के पास है ये जिम्मेवारी नागरिकता संबंधित कानून बनाने का। ठीक है। अनुच्छेद 11 के बारे में याद रखिएगा एक और बात कि इसी के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। ठीक है। और नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में कुछ खास बातें आपको याद रखना है। इसी अधिनियम के तहत जो है भारत में नागरिकता 5 प्रकार से ली जाती है। इस अधिनियम के तहत जन्म से, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक रूप से या क्षेत्र शामिल होने पर नागरिकता ली जाती है। आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। प्राकृतिक रूप से कैसे, जो विदेशी लंबे समय से भारत में रह रहे हैं उनको भी नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है। ये पॉइंट्स जो था इम्पोर्टेंट था इसलिए बता दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत, ब्रिटेन, चीन, जापान, कनाडा एकल नागरिकता वाले हैं, और वहीं अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस ये दोहरी नागरिकता वाले देश हैं। आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आपको याद रखना है। अनुच्छेद 263 के तहत जो है करते हैं, इसके बारे में भी याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद जो होता है इसका पहली बार गठन 1990 में बीपी सिंह के समय हुआ था, और इसका गठन अनुच्छेद 263 के तहत होता है, जो कि अभी पूछा भी था। ठीक है। ये याद रखना है आपको। और इसका मुख्य काम यही होता है कि सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच तालमेल स्थापित करना और उनके विवादों को सुलझाना। स्थापना का अधिकार, भारत के राष्ट्रपति जो है सार्वजनिक हित में किसी भी समय इस परिषद की स्थापना कर सकते हैं। अभी पूछा भी था यही कि इसकी स्थापना कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। पहली बार इसका सिफारिशकर्ता कौन था, तो सरकारी आयोग था। 1983 में इसकी सिफारिश किया था। ठीक है। 1983 में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी याद रखना है कि अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और इस परिषद की जो बैठक है साल में कम से कम 3 बार बुलाई जाती है। आपको याद रखना है। ठीक है। और एक और पॉइंट याद रखना है कि बैठक शुरू करने के लिए कम से कम 10 सदस्य का उपस्थित होना आवश्यक है। और इसके सचिवालय को अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय कहा जाता है, और ये 1996 से कार्यरत है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे एनडीसी कहते हैं, इसकी स्थापना 1952 में हुआ था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था, और वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। एनडीसी क्या करती है, जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी उनको पास करने का काम करती थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, और इसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते थे। चलिए पॉइंट वाइज करके कुछ और बातें जान लीजिए इनसे। देखिए इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, इसका कार्य क्या है, योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को पास करना था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, और इसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते थे। आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है राष्ट्रीय विकास परिषद से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। देखिए प्रश्न है कि भारत में शक्ति का पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 50 में वर्णित है। आपको पता है कि अनुच्छेद 36 से 51 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, और संविधान के भाग 4 में। और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो अवधारणा है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपको याद रखना है। और इसी अनुच्छेद में, अनुच्छेद 50 से, इसमें कहा गया है कि कार्यपालिका जो है न्यायपालिका से स्वतंत्र है। आपको याद रखना है। और ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में ही वर्णित है। तो चलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व की कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको बता देते हैं, जो बिहार पुलिस के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है इसका वर्णन संविधान के भाग जो है 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है, और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद हम पहले फटाफट आपको बताते हैं। इससे पहले आपको एक कथन याद रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक चेक की तरह है, ध्यान देना है, जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। यह कथन जो है केटी शाह का है। और देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 आपको याद कर लेना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 40 याद कर लेना है, ग्राम पंचायत का जो गठन है अनुच्छेद 40 में वर्णित है।
उसके बाद आपको बताते हैं अनुच्छेद 144 आपको 43 याद कर लेना है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 याद कर लेना है कि समान नागरिक संहिता का वर्णन अनुच्छेद 44 में किया गया है, बार बार आता है, इसीलिए हम जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वही बता रहे हैं। अनुच्छेद 46 और 47 दोनों याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की बढ़ावा देने की बात कही गई है। अनुच्छेद 47 याद इसलिए रखना है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना जो है, ये जो है अनुच्छेद 47 में वर्णित है। अगला आपको याद रखना है अनुच्छेद 48 का ए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला अनुच्छेद 48 का ए। इसमें पर्यावरण का संरक्षण वर्णित है और वन्य जीवों का संरक्षण करना वर्णित है, और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, आपको याद रखना है। अब देखिए जो हम लोग का प्रश्न था कि कार्यपालिका, जो प्रश्न था जिसमें बताया था अनुच्छेद 50 में ही वर्णित है कि कार्यपालिका जो है न्यायपालिका से अलग है या स्वतंत्र है, अनुच्छेद 50 में वर्णित है। अनुच्छेद 51 के भी बारे में आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 में वर्णित है, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी इसमें से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, आपको याद रखना है। 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, आपको याद रखना है। जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और राष्ट्रीय जो गान है जन गण मन उसको अपनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगता है, आपको याद रखना है। और देखिए आपातकाल जो होता है, आपातकाल अनुच्छेद संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 356 से 358 के बीच में जो है 352 से 360 के बीच में जो है 3 तरह के आपातकाल की चर्चा की गई है। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, एक राज्य में आपातकाल, एक वित्तीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 130 से अधिक बार लगाया गया है। राज्य में आपातकाल जो है बिहार में सबसे, देखिए बिहार में अभी तक 8 बार जो है राज्य में आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत लगाया गया है। और देखिए पहले आपको बताते हैं कि करके अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है। और याद रखना है राज्य में आपातकाल अभी 130 से अधिक बार लग चुका है राज्यों में, और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। ठीक है, कितने बार? 3 बार। एक 1962 में, एक 1962 में, एक 1971 में और एक 1975 में लगा है, आपको याद रखना है। वित्तीय आपातकाल अब तक नहीं लगा है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स।